नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 11 आरोह बागवान काव्यखंड का पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आंखें समझाऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त है। उनका जन्म सन 1900 में हुआ। कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चाम, लोकायतन आदि। इनको सम्मान मिले हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से को सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं और प्रकृति के चितरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी है। इनके साथ ही अरविंद ने मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाप नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त होने स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, यानी दुखी पहुंचाता है। और दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का ढांचा प्रस्तुत करती है। वे आंखें अंधकार की गुहा सरे की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा यानी गुफा, सरक यानी समान, दैन्य यानी गरीबी, नीरव यानी नीरस, दारुण यानी निर्दय, कठोर। तो ऐसा उनकी आंखें ऐसे देख रही है जैसे अंधकार में बिल्कुल अंधकार छाया हुआ है, गुफा समान लगता है और ऐसी आँखों से डर लगता है, मन उससे डरता है और दूर तक उसमें कठोरता छाई हुई, गरीबी दिखाई देती है और कुछ भी रस नहीं है, सिर्फ करुणा ही करुणा है, रोना ही रोना है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का सदृश वह किसका। जब वह किसान स्वाधीन था और तब उसको अभिमान था, यानी गर्व था कि मैं कितना स्वतंत्र हूँ, मेरा खेत हरा भरा है, मेरा परिवार भरा पूरा है। लेकिन जब उसे मझधार में यानी बीच रास्ते में ही संसार उसे इस रास्ते पर छोड़ देता है कि वो कगार यानी बिल्कुल ही गरीबी की स्थिति में आ जाता है, तो वह वहाँ से खिसक जाता है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिसने, जब उसके खेत वह अपनी आंखों से लहराते हुए खेत देखता है और जब उस खेतों से उसको बेदखल यानी बाहर निकाल दिया जाता है
तो उसकी हंसी हुई जीवन में हरियाली उसके हर एक कण कण में बसी हुई थी वो बिखर जाती है। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उसके आँखों में वो दृश्य घूमता रहता है जब उसके बेटे को जमींदार लोग जब ब्याज पे पैसे लाते हैं और नहीं चुकाने पर जमींदार लोग उसको ले जाते हैं और लाठी से मार मार कर उसको मार दिया जाता है। भरी जवानी में उसके बेटे को लाठियों के प्रहार से जमींदार लोग मार देते हैं। तो वो दृश्य उनकी आँखों के सामने घूम जाता है। आँखों का तारा यानी उनका बेटा बहुत ही प्यारा होता है। तो इस तरह की मौत देखकर वो उनके घबरा जाता है। वो दृश्य किसान की आँखों में घूमता रहता है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह कर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। यहाँ तक कि उसके बेटे को मार देने के बाद भी उसके घर द्वार सब कुछ बिकवा देते हैं कि महाजन कौड़ी यानी एक पैसा भी वो अपने ब्याज का नहीं छोड़ता है। और उसके आँखों में ये भी चुभता है कि उसके जो बैलों की जोड़ी थी उसको भी नीलाम करके उसके भी जो पैसा आते वो पैसे महाजन लोग ले लेते हैं। उजरी उसके सिवा किसी का पास धुआने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी खेती। उजरी नाम की उसके पास जो गाय थी तो किसान के सिवा किसी और से दुहाती नहीं यानी दूध नहीं निकालने देती थी। तो वो दृश्य देखकर उसकी किसान की आँखों में घूमने लग जाता है। वह सूखी खेती थी यानी उस गाय का दूध को वह सुख मानता था, वो सूखी खेती भी चली गई। वो दृश्य भी उनकी आँखों के सामने घूमता है। बिना दवा दर्पण के घड़नी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घरनी यानी पत्नी, बिना दवा किए हुए उसकी पत्नी भी स्वर्ग चली जाती यानी मर जाती है और वो उसकी आंखें भर आती है। लेकिन जो उसकी छोटी बेटी होती है, दूध मुही बेटी होती है, वो भी 2 दिन के बाद उसकी भी दवा सही नहीं होने के कारण वो 2 दिन बाद वो भी मर जाती। ये सारे दृश्य उनकी आँखों के सामने घूमते रहते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति पाघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जो उसकी पतोह यानी बेटे की बहू की जो बेटे को जमींदार लोगों ने लाठी से मार दिया, उसकी पत्नी विधवा घर में रहती, उसको लक्ष्मी माना गया है। पति घातिनी है, पति को घात पहुंचाने वाली, पति को मारने वाली। तो कोतवाल ने ऐसे समझाया कि अपने ही पति को मारने वाली। तो कोतवाल ने उसको बुलाया तो वो उस शर्म के कारण, अपनी बेशर्मी के कारण, बदनाम होने के कारण एक दिन वो कुएं में जाके डूब मरी। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूद का सांप लौटते फटती जाती। पहले और जोरू यानी पत्नी को, पहले पत्नी को लोग पैरों की जूती समझते थे। जिस प्रकार पैर की जूती एक टूट जाती तो दूसरी आ जाती, उसी तरह अपनी पत्नी के बारे में का एक चली गई तो दूसरी आ जाती है। लेकिन जब किसान के मन में जवान लड़के की सूद आती है यानी उनकी याद आती है तो छाती भी सांप लौटने लगते हैं, ईर्ष्या आने लगती है और उनकी छाती फटती जाती है यानी और भी उसको दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक खेलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नौ सदृश बन जाती। जो पिछले सुख की यानी उसके पास हरा भरा खेत था, हरियाली थी, बैलों की जोड़ी थी, बेटा था, यहाँ तक कि उसके पास गाय थी, सब कुछ था। लेकिन सब कुछ छीन जाने पर वह याद आने पर एक चमक सी आ जाती है। लेकिन पल में ही अब जो अभी उसके मन में बीता है, जो अभी का समय है, वो वापस आते ही वह शून्य हो जाता है यानी बिल्कुल निराश हो जाता है।
और उसको एक तीखे नोक की तरह उसकी आँखों में चुभता रहता है कि कैसे ये दिन थे और कैसे दिन आ गए। इस तरह एक किसान के दयनीय स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। थैंक यू।